नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की बुनियाद की, यानी भारतीय संविधान की। देखिए, ये सिर्फ एक कानून की किताब नहीं है, ये तो एक पूरे देश की उम्मीदों और सपनों का आईना है। तो तैयार हैं? चलिए इसकी गहराइयों में उतरते हैं। तो सबसे पहले जरा इसके साइज को समझते हैं। इसमें कुल 448 आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद हैं। ये नंबर ही अपने आप में बताता है कि हमारे संविधान बनाने वालों ने कितनी बारीकी से हर पहलू पर सोचा होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ हैं 12 शेड्यूल्स यानी अनुसूचियां। ये शेड्यूल्स आर्टिकल से जुड़ी हुई एक्स्ट्रा जानकारी और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स देती हैं, जो इस डॉक्यूमेंट को और भी ज्यादा डिटेल्ड बना देती हैं। तो जाहिर है, इतने सारे आर्टिकल्स और शेड्यूल्स के साथ इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है। ये इसकी एक बहुत खास पहचान है। और ये ऐतिहासिक दस्तावेज लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। जी हाँ, वही दिन जिसे हम हर साल गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे के तौर पर मनाते हैं। यही वो दिन था जब भारत असल मायनों में एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बना, जहां सत्ता लोगों के हाथ में है। तो ठीक है, इसका स्केल तो हमने देख लिया। अब जरा इसकी आत्मा में उतरते हैं, यानी इसके कोर प्रिंसिपल्स में। और इसकी शुरुआत होती है खुद हमारे देश की परिभाषा से। संविधान का आर्टिकल 1, पहला ही आर्टिकल, हमारे देश की पहचान और उसके स्ट्रक्चर को तय कर देता है। इंडिया यानी भारत, ये नाम और पहचान दोनों को साफ कर देता है। और राज्यों का संघ ये बताता है कि भारत अलग अलग राज्यों से मिलकर बना एक देश है, जो इसके फेडरल स्ट्रक्चर की नींव को मजबूत करता है। तो देश क्या है, ये तो तय हो गया। अब संविधान बात करता है उस चीज की जो देश को बनाती है, यानी इसके नागरिक। चलिए देखते हैं कि वो कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमारी आज़ादी को गारंटी करते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी, समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 ये पक्का करता है कि कानून की नज़र में हर नागरिक बराबर है, चाहे उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो। यही तो न्याय की बुनियाद है। इसके बाद आता है आर्टिकल 19, जो हमें कई तरह की आज़ादी देता है। और इनमें से सबसे मशहूर है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी बोलने और अपनी बात रखने की आज़ादी, जिसके बिना कोई भी डेमोक्रेसी कहला ही नहीं सकती। अब आता है आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये हर इंसान के जीने और उसकी अपनी आज़ादी के हक को बचाता है। ये बहुत गहरा अधिकार है, जो कहता है कि कानून की तय प्रक्रिया के बिना किसी को भी उसकी आज़ादी से दूर नहीं किया जा सकता। और हाँ, ये अधिकार सिर्फ कागज पर लिखी बातें नहीं है। आर्टिकल 32 को तो डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का दिल और आत्मा कहा था। और क्यों? क्योंकि यही वो आर्टिकल है जो हमें अपने अधिकारों के हनन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की ताकत देता है। इसी की वजह से बाकी सारे अधिकार असल में लागू हो पाते हैं। अधिकार तो मिल गए, लेकिन देश को चलाएगा कौन? तो चलिए अब देखते हैं उस मशीनरी को जिसकी जिम्मेदारी देश को चलाने की है। तो गवर्नेंस के टॉप पर हैं दो सबसे बड़े पद। आर्टिकल 52 के तहत राष्ट्रपति, जो राष्ट्र के प्रमुख हैं, और आर्टिकल 75 के तहत प्रधानमंत्री, जो सरकार के प्रमुख हैं। हमारा संविधान इन दोनों ही पदों की नींव रखता है। लेकिन सरकार चलाने के लिए सिर्फ दो लोग तो काफी नहीं है ना? आर्टिकल 74 एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्रिपरिषद की बात करता है, जो प्रधानमंत्री की लीडरशिप में राष्ट्रपति को सलाह देती है। आर्टिकल 79 हमारी संसद, जो कानून बनाती है, उसके गठन के बारे में बताता है। और आर्टिकल 110 मनी बिल जैसे जरूरी फाइनेंशियल मामलों को डिफाइन करता है। चलिए अब बात करते हैं डेमोक्रेसी के तीसरे और बहुत अहम पिलर की, जिसकी जिम्मेदारी कानून को इंटरप्रेट करना और संविधान को प्रोटेक्ट करना है। तो आर्टिकल 124 ये हमारे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करता है। यही है कानून का फाइनल इंटरप्रेटर और हमारे संविधान का गार्डियन। और न्याय सिर्फ देश की राजधानी तक सीमित नहीं है। आर्टिकल 226 राज्यों में मौजूद हाई कोर्ट्स को भी फंडामेंटल राइट्स की रक्षा के लिए खास ऑर्डर्स, जिन्हें रिट्स कहते हैं, जारी करने की पावर देता है। इससे जस्टिस आम लोगों की पहुंच में आ जाता है। अच्छा, एक देश का सफर हमेशा स्मूथ तो नहीं होता है ना, कभी कभी मुश्किल हालात भी आते हैं। हमारा संविधान उन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन से निपटने के लिए भी एक फ्रेमवर्क देता है, जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती हैं। तो देखिए, संविधान में 3 तरह की इमरजेंसी पावर्स दी गई हैं।
आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी के लिए है, जो युद्ध या बगावत जैसी स्थिति में लगती है। 356 प्रेसिडेंट्स रूल के लिए है, जब किसी राज्य का सिस्टम फेल हो जाता है। और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए है, जब देश की आर्थिक स्थिरता खतरे में हो। तो ये सब जानने के बाद एक बात तो साफ है कि इन आर्टिकल्स को समझना कितना ज़रूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कई बार इनसे डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं और इन्हें याद रखने का एक अच्छा तरीका हो सकता है इन्हें रोज लिखकर प्रैक्टिस करना। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, इन सारे प्रावधानों, अधिकारों और ढांचों को देखने के बाद क्या लगता है, क्या संविधान सिर्फ एक रूल बुक है या फिर ये सच में हमारे देश की आत्मा है? इस पे जरूर सोचिए।